नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, मेरे साथ मुजफ्फरपुर से जुड़ रहे हैं मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ पत्रकार विवेक त्रिवेदी जी। विवेक त्रिवेदी जी का अनुभव मुजफ्फरपुर की पत्रकारिता में, बिहार की पत्रकारिता में पिछले 35 वर्षों का है। मुजफ्फरपुर के हर मर्म को समझते हैं, नब्ज को समझते हैं। आज हमने विवेक जी को इसलिए जोड़ा। स्वागत है विवेक जी आपका। जी, नमस्ते। हाँ, आज मैंने विवेक जी को इसलिए जोड़ा क्योंकि अमित शाह देश के गृह मंत्री मुजफ्फरपुर गए थे और उन्होंने मुजफ्फरपुर में बीजेपी के लिए बड़ी-बड़ी बातें की, 2024 को लेकर बातें की, 2025 को लेकर बातें की, नीतीश कुमार को पलटू राम कहा, मुजफ्फरपुर को कैंसर अस्पताल दिया केंद्र सरकार ने, यह बात भी कही। और मुजफ्फरपुर के लोगों की उम्मीदों पर वे कितने खरे उतरे या फिर लोग निराश हो गए, हम यह समझना चाहते हैं। विवेक जी, जब अमित शाह मुजफ्फरपुर में थे तो मुजफ्फरपुर में ही थे। विवेक जी बताइए, मुजफ्फरपुर के लोगों को निराशा मिली, आशा मिली, उम्मीदों का संचार बढ़ा या घट गया? जहाँ तक मुजफ्फरपुर के लोगों की बात है, मुजफ्फरपुर के लोगों को बहुत हद तक निराशा ही मिली। अच्छा। बीजेपी कार्यकर्ताओं को खुराक मिली, जी। उनको मसाले मिले। जहाँ तक वो गिनाए गए जो काम, उसमें मुजफ्फरपुर में एक कैंसर अस्पताल को छोड़कर और कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दरभंगा एयरपोर्ट की बात हो रही थी, पटना एयरपोर्ट, गया एयरपोर्ट के नवीनीकरण की बात हुई, लेकिन मुजफ्फरपुर के लोगों की अपेक्षा थी कि अमित शाह जी एयरपोर्ट वाले में कुछ सफाई देंगे, कुछ कहेंगे। जैसे ही उनका कार्यक्रम तय हुआ था, मुजफ्फरपुर में आवाज उठने लगी थी कि ये वही एयरपोर्ट है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं यहां से विमान सेवा, यात्री विमान सेवा शुरू करूंगा। और बीच में डबल इंजन की सरकार भी रही और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ऐसा नहीं है कि भारत और पाकिस्तान वाली बात है। कागजी घोड़े दौड़ाए जाते रहे। केंद्र से राज्य सरकार को चिट्ठी आती रहेगी, हमको एयरपोर्ट विस्तार के लिए जमीन दीजिए, एयरपोर्ट विस्तार के लिए जमीन दीजिए। तो ये लोग जब एक साथ थे तो आपस में बातें होती थी। प्रधानमंत्री भी कह सकते थे नरेंद्र मोदी जी को कि मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है, मैंने वहां घोषणा कर दी है, आप थोड़ा जमीन अधिग्रहण का मामला सॉल्व कर दीजिए तो हम मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट शुरू कर सकेंगे। तो मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए कुछ ऐसा वो नहीं कह पाए। नहीं कह पाए, लेकिन हमने देखिए कुछ दिनों जी। पर सुरेश शर्मा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनकी बात हम सुन रहे थे कि उन्हें केंद्र सरकार की ओर से आश्वस्त किया गया है कि रीजनल एयरपोर्ट के रूप में मुजफ्फरपुर की शुरुआत होगी। तो फिर जब अभी ये जमीन अधिग्रहण का ही लोचा फंसा है, जमीन का ही मसला फंसा है, तो फिर सुरेश शर्मा और बीजेपी के तमाम नेता ऐसे दावा कैसा कर रहे हैं? बीजेपी के लोग कंफ्यूजन में आ गए हैं। एक बीच में प्रस्ताव आया कि मुजफ्फरपुर से ट्रेनिंग की शुरुआत हो, यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाए लोगों को। जी। लेकिन उसके लिए सर्वे किया गया और उसके लिए टेंडर आयोजित किया गया कि मुजफ्फरपुर में लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, विमान उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। बहुत पहले यहाँ प्रशिक्षण केंद्र होता भी था, यहाँ प्रशिक्षण केंद्र शुरू भी किया गया था। उसको बीजेपी के लोग समझ बैठे कि वो अब ये शुरू होगी उड़ान यहाँ से। सच्चाई यह है कि पहले एक दो बार निविदाएं आमंत्रित की गई थी, क्योंकि यहाँ के एयरपोर्ट की लंबाई कम है, इसलिए किसी कंपनी ने यहाँ अभिरुचि नहीं दिखाई। चलिए, अभिरुचि नहीं दिखाई। चलिए, बात हो गई, आप कह रहे हैं लोगों को निराशा मिली, लेकिन आप हमें बताइए, बड़ी संख्या में लोग वहां जुटे थे अमित शाह को सुनने के लिए, और माना ये जाता है कि जहां अमित शाह जाते हैं वहां बीजेपी में इतनी ताकत भर देते हैं, खाद पानी दे देते हैं कि बीजेपी को वहां हरा पाना या बीजेपी से मुकाबला कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या अमित शाह के जाने के बाद मुजफ्फरपुर की सीट भाजपा की निश्चित सीट हो गई? और मुजफ्फरपुर को ही नहीं, देखिए उन्होंने सीतामढ़ी को फोकस किया होगा, उन्होंने वैशाली को फोकस किया होगा, उन्होंने पूर्वी चंपारण और जो भी आसपास के क्षेत्र हैं, शिवहर हैं। तो मुजफ्फरपुर में बीजेपी के भीतर सब कुछ सही सलामत है, उठापटक है, खींचतान है, उम्मीदवारी को लेकर मारामारी है, या जो मौजूदा सांसद हैं अजय निषाद, उनके खिलाफ विरोध है? क्या आप समझते हैं आप मुजफ्फरपुर की सरजमी पर बैठे हैं?
देखिए, यह सच्चाई है कि बीजेपी के लोगों को खाद्य पानी मिल गया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ऐसे मसाले दिए गए जो काम आएगा चुनाव में। लेकिन अभी यह कह देना जल्दबाजी होगी कि मुजफ्फरपुर सीट पर जीत सुनिश्चित हो गई है या वैशाली सीट पर जीत सुनिश्चित हो गई है, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी। जहां तक बात है अजय निषाद जी, तो उन पर आने से पहले मैं बताऊं कि ये अमित शाह जी और बीजेपी ने सर्वे कराया है देश भर में कमजोर सीटों को, और जहां जहां पार्टी की संगठनात्मक स्थिति कमजोर नजर आती है या जहां पर एंटी इनकम्बेंसी काम कर रहा है, वहां पर अमित शाह खुद नजर रख रहे हैं वहां की तैयारी पर। तो मुजफ्फरपुर जो अमित शाह आए उसको इसी नजर से देखा जा रहा है। आपको याद होगा कि मुजफ्फरपुर के बोचहा में उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में बीजेपी कैंडिडेट की हार हुई थी। ये हार सिर्फ कैंडिडेट की नहीं हुई थी, यहाँ के वोटरों की नाराजगी सबसे अधिक थी कैंडिडेट के पति से और यहाँ के सांसद से। सच्चाई तो यह थी कि अजय निषाद जी से उनके स्वजातीय वोटर बुरी तरह नाराज थे। अब उनके स्वजातीय वोटर उनकी तुलना मुकेश सहनी से करते हैं और सहनी समाज खुद को मुकेश सहनी में अपना भविष्य देखता है। तो उस चुनाव में स्थिति ये थी कि सहनी समाज को मनाना मुश्किल हो रहा था, और सिर्फ भूमिहार मतों की वजह से नहीं, किसी एक जाति की वजह से नहीं, कई जातियों की वजह से वो हार हुई थी। तो माना जा सकता है कि वो चुनाव जो था उस समय एंटी इनकम्बेंसी था। लोकसभा के चुनाव की बात अलग होती है और लोकसभा चुनाव में ऐसी स्थिति नहीं होगी, तो वो सारा नहीं होगा। लेकिन अगर मुकेश सहनी का फैक्टर रहेगा और यहाँ के वोटरों को, सहनी समाज के वोटरों को मुकेश सहनी और अजय निषाद जी में से किसी एक को लेना पड़ेगा, तो मुकेश सहनी जी का पलड़ा भारी रहेगा। अब हम आपको बताएं कि यहाँ पर जो गुटबाजी की बात आप हमसे पूछ रहे थे, तो मुजफ्फरपुर में आधा दर्जन पूर्व और वर्तमान जिला अध्यक्ष हैं। उनमें से कई दावा करते हैं, उनके दावे में सच्चाई भी है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी पार्टी को। उसमें से आजकल कई जिला अध्यक्ष हैं जो अपने को खुद उपेक्षित महसूस करते हैं, और ये वही चेहरे हैं जिनको मुजफ्फरपुर और वैशाली से उपयुक्त कैंडिडेट समझा भी जाता है। उनके समर्थक कहते भी हैं कि हमारे नेताजी को कैंडिडेट बनाया जाए। कुछ चेहरे वैशाली के लिए संभावित कैंडिडेट अपने को मानते हैं, कुछ चेहरे अपने को मुजफ्फरपुर के लिए संभावित चेहरे मानते हैं। दुर्भाग्य यह है कि आरजेडी के लोग जो विरोध करेंगे या कांग्रेस पार्टी के लोग विरोध करेंगे, जेडीयू के लोग विरोध करेंगे, उससे अधिक बीजेपी की गुटबाजी है वह संकट का कारण बन सकती है। यहां पर जैसे ही किसी एक जिलाध्यक्ष के नाम की चर्चा होती है, दूसरे जिलाध्यक्ष उनके खिलाफ बोलने लगते हैं। स्थिति यह है कि आप किसी जिलाध्यक्ष के आवास पर सुबह में या शाम में उनके कार्यालय में 1 घंटे तक बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी न किसी जिलाध्यक्ष के खिलाफ ही बातें हो रही हैं। तो ये गुटबाजी है और इसको झेलना पड़ा था सुरेश शर्मा जी को भी। सुरेश शर्मा जो 2010 के चुनाव में लगे हुए थे, उनको ये गुटबाजी झेलनी पड़ रही थी, तो उन्होंने अपने लड़कों के माध्यम से चुनाव अभियान चलाया था और ये शिकायत अमित शाह तक पहुंची थी कि सुरेश शर्मा जी अपने लड़कों को आगे करके उनके माध्यम से चुनाव अभियान चला रहे हैं। तो अमित शाह जी ने इस 2010 की बात कर रहे हैं? जी सॉरी 2015 की बात कर रहे हैं जी। तो अमित शाह जी ने टोका भी था सुरेश शर्मा जी को कि आप अपने लड़कों को लेकर चल रहे हैं, ऐसी बात आ रही है। तो फिर कुछ बड़े भाजपा नेताओं को लाया गया जो विश्वास पात्र थे। सुरेश शर्मा जी ने, लोग कहते हैं यहाँ के कि सुरेश शर्मा जी ने 2020 में यही गलती कर दी, उन्होंने अपने लड़कों के अभियान को थोड़ा धीमा रखा और बीजेपी पर ज्यादा भरोसा किया और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। आज जांचना हो कि किसी के यहाँ चले जाइए, बीजेपी के किसी बड़े नेता के यहाँ, और आप सिर्फ इतना कहिए कि सुरेश शर्मा अपनी कमजोरियों, अपनी खामियों से हार गए, तो इतने मुखर होकर सुरेश शर्मा की कमियां खामियां गिनाने लगेंगे कि आपको पता चल जाएगा कि दल के अंदर की क्या स्थिति है। नहीं विवेक जी, हम ये अगर स्थिति विवेक जी, आप कहना चाहते हैं कि आपने कहा कि मुजफ्फरपुर में बीजेपी के भीतर इतनी गुटबाजी की मत पूछिए, कौन कौन से गुट काम कर रहे हैं वहां आजकल? नाम देना चाहेंगे कौन कौन से गुट? आप सब जानते हैं।
कौन कौन से गुट? देखिए कुछ गुटबाजी तो उस चुनाव में भी सामने आ गई थी। बोचहा उपचुनाव में जब सुरेश शर्मा जी और पूर्व जिलाध्यक्ष कहिए या तत्कालीन राज्य सरकार के मंत्री कहिए रामसूरत राय जी चुनाव के दौरान भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। तो एक तो ये बात हो जाती है। फिर कहा जाता है कि सुरेश, अगर स्पष्ट बोला जाए तो सुरेश शर्मा जी में और रंजन कुमार जो जिलाध्यक्ष हैं उनके बीच भी अंदर के रिश्ते सामान्य नहीं हैं। और एक जिलाध्यक्ष हैं अरविंद कुमार सिंह जो जिनके समय में पार्टी कार्यालय के लिए जमीन खरीदी गई थी कांटी क्षेत्र में ही। तो जब वो जिलाध्यक्ष से हटे तो वो हाईवे के नजदीक जमीन, 4 लेन बाईपास के नजदीक जमीन होती है कपरपुरा में, लेकिन जब वो जिलाध्यक्ष पद से हटे तो उस जमीन को हटाने की कोशिश हुई। उस जमीन को कहा गया कि वो उपयोगी नहीं है, शहर से दूर है। अरविंद कुमार सिंह भी कहीं ना कहीं अपने को उपेक्षित महसूस करते हैं। अब आइए, सबसे पहले जिलाध्यक्ष रहे डॉक्टर भगवान लाल सहनी, पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भी रहे, उनको पहले टिकट मिला भी था। तो आज की तारीख वो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक रहे, उनकी चर्चा नहीं होती है कहीं पर उम्मीदवार के रूप में, या फिर उनको अगर संभावित उम्मीदवार कहिए तो दूसरे लोग नाराज हो जाते हैं। इस तरह से एक रविंद्र प्रसाद सिंह हैं जी, वो जिलाध्यक्ष रहे हैं और संगठनकर्ता अच्छे माने जाते हैं, अच्छे वक्ता माने जाते हैं। जब जब जिलाध्यक्ष का चुनाव आता है तो उनका इस्तेमाल कर लिया जाता है, लेकिन जब उनके उम्मीदवारी की बात आती है आज तक कभी उनको मौका नहीं दिया गया है। तो मैं सच बताऊं, यहाँ का सब लोग जानता है कि किसी एक जिलाध्यक्ष या पूर्व जिलाध्यक्ष को हम दोषी नहीं मानते हैं, लेकिन तालमेल का अभाव है, ये तो दिख जाता है। नहीं, तालमेल का अभाव दिख जाता है। लेकिन देखिए, अभी तो चुनाव की हम बात करेंगे, लोकसभा चुनाव की, और उम्मीदवार तो एक ही होगा बीजेपी का। आपने मुकेश सहनी की, आपने अजय निषाद की चर्चा की। देखिए, पहले मुकेश सहनी की रेलगाड़ी जो है, मुकेश सहनी का नाव जो है, वह बीजेपी की ओर बढ़ता दिख रहा था, लेकिन अब उसमें लगता दिख रहा है। तो फिर अजय निषाद की उम्मीदवारी पर कोई ग्रहण तो लगता दिख नहीं रहा है। कैप्टन जयनारायण निषाद के बेटे हैं, और ऐसे में अजय निषाद उम्मीदवार होते हैं तो कितना मुफीद, और यदि उम्मीदवार परिवर्तन होता है तो कितना मुफीद? आप बिल्कुल सही कहे। जो परिस्थितियां विकसित हुई हैं, तस्वीर बदली है बिहार में गठबंधन को लेकर के, उसमें लग रहा है कि मुकेश सहनी को भले ही सुरक्षा दी गई थी केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन उनकी दूरी एनडीए से बढ़ गई है, वो करीब नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में किसी वैश्य को लड़ाना बहुत जरूरी है एनडीए के लिए। बीजेपी के लोग ऐसा रिस्क नहीं ले सकते हैं कि मुजफ्फरपुर से किसी वैश्य को न लड़ाएं। अब देखना यह हो जी, किसी वैश्य को लड़ाना चाहेंगे। अब देखना यह है कि अजय निषाद को ही दोहराया जाता है या उनके एंटी इनकम्बेंसी को, उनको लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको देखते हुए कोई विकल्प वैश्य में ही, जिला में भी 1-2 विकल्प हैं, उनको आजमाया जाता है। ये अभी देखना होगा। नहीं, वैसे कौन है वहां, वैसे नेताओं में कौन दिखाई पड़ते हैं बीजेपी के भीतर जो लोकसभा का चुनाव लड़ सके? मुजफ्फरपुर में वैश्य में एक है केदार गुप्ता जो कुढ़नी से सांसद हैं, विधायक हैं, तो विधायक हैं कुढ़नी से, तो वो भी कैंडिडेट हो सकते हैं। चूंकि आपको मैं बताऊं कि मुजफ्फरपुर शहर से लगातार वैश्य उम्मीदवार जीते रहे, विधायक जीते रहे। मोहनलाल गुप्ता जो जीते थे मंत्री भी होते थे, रजनी रंजन साहू मुजफ्फरपुर से सांसद होकर जाते थे, केदार गुप्ता कई बार कुढ़नी से जीत गए, और औराई विधानसभा क्षेत्र में वैश्य वोटों की संख्या अच्छी है, बोचहा में वैश्य वोट की संख्या अच्छी है। तो सच्चाई ये है कि मुजफ्फरपुर पार्लियामेंट्री क्षेत्र में वैश्य मतदाताओं की संख्या सहनी से अधिक है। सहनी से अधिक है, सहनी से अधिक है। सहनी से अधिक यहाँ भूमिहार वोटर हैं, सहनी से अधिक यहाँ वैश्य वोटर हैं, सहनी से अधिक इवन यहाँ मुस्लिम वोटर हैं। लेकिन मुजफ्फरपुर को अस्थायी रूप से ये रखा जा रहा है सहनी समाज के लिए। तो सहनी में अजय निषाद तो एक है ही, अगर उनसे बचते हुए एंटी इनकम्बेंसी के डर से
दूसरे को भगवान लाल साहनी जी को आजमाया जा सकता है। एक तपे तपाए कार्यकर्ता हैं, संघ से भी बहुत जुड़े हुए हैं, बिंदेश्वर साहनी पुराने भाजपाई हैं, उनको भी आजमाया जा सकता है। नहीं तो फिर आप ये बताइए कि यदि मान लीजिए कि जो मुकेश सहनी की नाव है, चुनाव करीब करीब आते आते चुनाव के करीब पहुंचते हुए पहुंच जाते हैं बीजेपी में, तो क्या मुकेश सहनी की उम्मीदवारी मजबूत होगी मुजफ्फरपुर में? अगर मुकेश सहनी खुद आकर खड़े हो जाएंगे तो हाँ। उनकी उम्मीदवारी भारी पड़ेगी, इसलिए कि बैस पूरा का पूरा सहनी वोट उनको चला जाएगा। अच्छा। सहनी वोट चला जाएगा। जो इनका मेन अजय निषाद जी का बैस सहनी बेस है वो उधर चला जाएगा, तो वो मजबूत कैंडिडेट होंगे। माई समीकरण उनके पास है। अखिलेश कुमार सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश कुमार सिंह यहाँ चुनाव लड़े थे, लेकिन उनके साथ दिक्कत ये हो गई थी कि उनको जाति का जो बेस वोट कहते हैं भूमिहार, उन्होंने उनको वोट नहीं किया था जी। लेकिन मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया विजेंद्र चौधरी जी को, तो शहर के बैस वोटरों का बहुत बड़ा हिस्सा विजेंद्र चौधरी जी को चला गया। सुरेश शर्मा जी को आप गौर करेंगे तो वोट काफी आए, बहुत आए, लेकिन बैस वोट जो पोलराइज हो गए एक बार फिर से विजेंद्र चौधरी की ओर। तो कहा जाता है बिहार में कि बैस वोटर जो है वो बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी के साथ हैं, कई बैस सांसद और विधायक हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में कांग्रेस कैंडिडेट विजेंद्र चौधरी को बैस वोट मिले और सुरेश शर्मा की हार हो गई। तो अगर कोई बैस कैंडिडेट इवन महागठबंधन से भी आ जाए तो बैस वोट उधर जा सकते हैं, जैसे विधानसभा चुनाव में गए थे। और लोकसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से अगर बेस्ट कैंडिडेट खड़ा किया जाए तो वो मजबूत कैंडिडेट माने जाएंगे। हाँ, एक स्थिति ये है कि सहनी वोटर ट्रांसफर हो जाएंगे उधर, जिधर मुकेश सहनी को अपना एक कैंडिडेट चाहिए, एक अपना सांसद चाहिए। वो मुकेश सहनी हो, वो एक और अजय निषाद हो, और एक राजभूषण निषाद, डॉक्टर राजभूषण निषाद। नहीं, डॉक्टर वो जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, बहुत बुरे तरीके से चुनाव हारे थे। वो हारे थे, लेकिन वो बीजेपी में अब आ गए हैं, और उनको जो उधर का वोट था, माई समीकरण का वोट, उस वोट में कोई कमी नहीं आई थी, वो उनको वोट पर्याप्त मिला था जी। तो अजय निषाद नहीं आते हैं और राजभूषण निषाद आ जाते हैं मुजफ्फरपुर से, तो वो भी सहनी का वोट ले लेंगे, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं। विवेक जी, आपके कहने का आशय यह है कि अमित शाह के वहां पहुंच जाने के बाद भी बीजेपी का खूंटा बहुत मजबूत हो गया है, यह बात अभी नहीं कही जा सकती है, उम्मीदवारी पहले तय हो। खैर चलिए, यह तो बात हुई बीजेपी। जी। लेकिन महागठबंधन की क्या तैयारी है, कैसे? क्योंकि देखिए, माना यह जाता है, जो बिहार के पॉलिटिकल पंडित हैं, कि पटना साहिब के बाद बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीट मुजफ्फरपुर ही है। तो महागठबंधन क्या तैयारी कर रहा है? आरजेडी, कांग्रेस, कौन लड़ेगा वहां? क्या तैयारी चल रही है? कौन कौन चेहरे सामने दिखाई पड़ रहे हैं? अभी यहाँ कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीर स्पष्ट नहीं है कि महागठबंधन के प्रत्याशी कौन होंगे। यह भी अभी स्पष्ट नहीं है कि यहाँ से कांग्रेस कैंडिडेट खड़ा होंगे। बाद में बात आती है कि कांग्रेस को तो सीट ही महागठबंधन में कम मिलना है, तो यहाँ से आरजेडी अपना कैंडिडेट खड़ा कर ले, जेडीयू का कैंडिडेट हो। आरजेडी में एक सुगवाहट है बैस्ट कैंडिडेट को लेकर के। कहा जाता है आरजेडी के अंतःपुर में लालू प्रसाद सधे हुए राजनीतिक हैं, जो एक साथ कई चेहरों को मन ही मन आजमा रहे होते हैं और उनके बारे में संभावनाओं को टटोल रहे होते हैं, समीक्षा कर रहे होते हैं, आकलन कर रहे होते हैं। तो जो बात यहाँ है कि आरजेडी बेस्ट विकल्प पर भी आरजेडी के लोग विचार करके चल रहे हैं। तो आरजेडी में कैंडिडेट मायने नहीं रखता है, कैंडिडेट कोई आ जाएंगे, उनका जो अपना वोट बैंक है, जैसे यादव काफी संख्या में है इस जिले में, मुस्लिम काफी संख्या में है, उसमें कुर्मी जुट जाएंगे, कुर्मी की संख्या उतनी नहीं है लेकिन जो भी है जुट जाएंगे। नीतीश कुमार जी से सारे के सारे अति पिछड़ा वर्ग के लोग अलग हो गए हैं, यह कहना जल्दबाजी होगी। नीतीश कुमार जी का अपना प्रभाव अति पिछड़ा समाज में है,
तो वो चला आएगा। और अगर कहीं एंटी इनकम्बेंसी काम कर गया एनडीए कैंडिडेट के मामले में, तो कुछ इसका अतिरिक्त लाभ हो जाएगा। तो अभी कोई चेहरा मुजफ्फरपुर में स्पष्ट नहीं है, फिर चेहरा भी तो वैशाली में। नहीं, वैशाली की बात बाद में हम करेंगे। तो वैशाली की बात के पहले हम मुजफ्फरपुर में समझ लेना चाहते हैं कि महागठबंधन से टिकट की दावेदारी करने में कौन कौन लोग आगे हैं, कौन कौन लोग मान रहे हैं कि हाँ मैं लड़ सकता हूँ। लालू यादव के यहाँ हाजिरी लगा रहे हो, तेजस्वी यादव के यहाँ हाजिरी लगा रहे हो, अखिलेश सिंह के यहाँ हाजिरी लगा रहे हो, नीतीश कुमार के यहाँ हाजिरी लगा रहे हो। कौन कौन लोग हैं जो चाहते हैं कि हाँ हम लड़ लें चुनाव? इसमें सबसे मेन है विजेंद्र चौधरी जी। जी वो दिन रात लगे हुए हैं और वो लगातार स्थितियों का आकलन कर रहे हैं। वो पत्रकारों को भी फोन करके किस घड़े में क्या तैयारी है, किसकी क्या संभावना है, इसका भी आकलन कर रहे हैं। और कहा तो यह भी जाता है कि अखिलेश प्रसाद सिंह ने उनको राज्य मंत्रिमंडल में कांग्रेस कोटा से मंत्री बनाने का जी तोड़ प्रयास किया। उनको टिकट दिलाने में भी, विजेंद्र चौधरी जी को टिकट दिलाने में भी उनकी भूमिका रही है। तो एक विजेंद्र चौधरी जी का नाम आता है, जी दूसरा नाम फिर आ जाता है अखिलेश प्रसाद सिंह जी का या उनके लड़के का। जी अब ये देखना है कि वो यहाँ से कोशिश करते हैं या मोतिहारी से कोशिश करते हैं। उनका भी 2024 में ही उनका अपना कार्यकाल समाप्त होने वाला है। तो उनका फिर से राज्यसभा में उनकी वापसी हो पाती है या फिर उनको लोकसभा चुनाव में आना पड़ेगा। इस सिलसिले में अभी जो डॉक्टर सीके सिंह की जयंती पर जो पटना में कार्यक्रम कराया गया और उसमें लालू प्रसाद आए और भाषण दिए और उन्होंने कहा कि मैंने इनको बुलाकर, ये चाहते नहीं थे, मैंने इनको बुलाकर के राज्यसभा के लिए तैयार किया, ये दूसरे को राज्यसभा में भेजना चाहते थे। तो लालू प्रसाद जी से उनके बड़े अच्छे मधुर रिश्ते हैं। अगर अखिलेश प्रसाद सिंह जी का राज्यसभा के लिए नाम आएगा या मुजफ्फरपुर या मोतिहारी से लोकसभा के लिए नाम आएगा, तो हो सकता है कि लालू प्रसाद जी कुछ सॉफ्ट हो जाएंगे। तो एक नाम उनका भी आ रहा है। जी, एक नाम उनका भी आ रहा है। खैर चलते चलते देखिए, जी हम ये जी कहते हैं जब मुजफ्फरपुर की बात होती है विवेक जी, कि बिहार का क्राइम कैपिटल कहा जाता है। जी जी दहशत में रहते हैं, अपराध की जी घटनाएं जी होने का नाम नहीं लेती, और जी जी मुजफ्फरपुर उजड़ा हुआ शहर दिखने लगा है। तो जी क्राइम कैपिटल की पहचान है। क्या आपको लगता है कि इस पर कोई अंकुश लगता दिख रहा है, या जो वहां माफिया है, जो गैंग है, उस पर कोई अंकुश लगाया जाता दिख रहा है? ऐसा कोई अंकुश लगाया जाता हुआ नहीं दिख रहा है। जी और ये अपराध अपराध में मुजफ्फरपुर तो अपराध की राजधानी रही है। इसमें दो तड़का लग चुका है, एक शराब सिंडिकेट का तड़का लग चुका है और एक प्रॉपर्टी डीलिंग का तड़का लग चुका है। इस दोनों की वजह से, इस दोनों खाद पानी की वजह से मुजफ्फरपुर में गैंगवार, मुजफ्फरपुर में अपराध का महिमा मंडन, अपराध का राजनीतिकरण बड़ी मजबूती से, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखना हो उदाहरण के लिए, तो आप किसी पार्टी के कार्यालय के पास चले जाइए, जी 1-2 घंटा बैठिए, कोई न कोई बड़े प्रॉपर्टी डीलर आ जाएंगे अच्छा और उनका किसी न किसी हत्याकांड में भी नाम भी हो सकता है। जी और वो प्रॉपर्टी डीलर भी हैं। वो जो किसी बहुत तरह के संघ होते हैं, मैं एक किसी संघ का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक संघ के बड़े पदाधिकारी आते हैं, तो ऐसे प्रॉपर्टी डीलर उनकी अगवानी में, उनके स्वागत में वहां भी खड़े नजर आते हैं। अच्छा ऐसे प्रॉपर्टी डीलर किसी दूसरी पार्टी के विधायक के इशारे पर नगर निगम की राजनीति में गोटी भी बैठाते चलते हैं। और ऐसे प्रॉपर्टी डीलर अपने को पुराना भाजपाई भी कहते हैं। तो सारे दलों का जो खर्च, जो है खर्च पानी जो है, प्रॉपर्टी डीलरों के पैसे से चल रहा है। अच्छा और उनकी मजबूरी होती है, जमीन बेचने वालों की मजबूरी होती है। कई बार दुकानदार खाली नहीं कर रहे होते हैं उनकी जमीन, तो उनको प्रॉपर्टी डीलर के पास, माफिया के पास जाना पड़ता है। कई बार उनके पट्टीदार उनको तंग करते हैं, जमीन पर कब्जा नहीं छोड़ते हैं, तो उनको माफिया के पास, प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना पड़ता है। और इसका नाजायज फायदा जो है ये प्रॉपर्टी डीलर उठाते हैं। मुजफ्फरपुर में जैसे कहा जाता है कि आईएसआई का स्लीपर सेल देश में है, उसी तरह से माफिया प्रॉपर्टी डीलरों का स्लीपर सेल मुजफ्फरपुर में है और वो हर समय एक्टिव रहते हैं। और इसका एक और उदाहरण आपको मैं दूं, बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण है। आप कुछ विधायकों के पास जाएंगे
तो उनके टेबल पर आपको नक्शा मिलेगा। अच्छा। नक्शा रहेगा 10 गांवों का, वो मोतीपुर कांटी से लेकर के और गाय घाट जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, हाईवे के किनारे की जमीनों का उन गांवों का नक्शा रहेगा। और उसमें लाल से जो लगा रहेगा उस पर उनकी कोशिश चल रही होती है कि इस जमीन पर, इस खाता खेसरा पर हम खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और हरा स्केच जो लगा चुके होते हैं, इसका मतलब है कि ये खरीद चुके हैं। अच्छा। और उनको कुछ अपने नहीं करना पड़ता है। बस वो क्या करते हैं कि किसी माफिया को, किसी अंडरवर्ल्ड माफिया को, AK-56 वाले को इस सब का अनुबंध दे देते हैं और वो उनके लिए कमीशन पर ये काम कर देते हैं और वो खुद पाक-साफ भी रहते हैं। हाँ, कभी कभी जरूरत पड़ जाए कोई हत्या, जैसे कहा गया कि समीर कुमार हत्याकांड के जस्ट बाद यहाँ के SSP का ट्रांसफर किया गया, तो बात आई कि भाई पॉलिटिकल प्रेशर से, पॉलिटिकल दबाव से उनका ट्रांसफर किया गया बचाने के लिए। तो अपराध की स्थिति यहाँ बहुत खराब है और एक खराब ट्रेंड आ गया कि जो बड़ी हत्याएं हो रही हैं, हत्यारे हेलमेट पहन के आ रहे हैं, घटनास्थल पर उनकी पहचान नहीं हो रही, CCTV फुटेज से कोई गवाह नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात होती है कि SSB स्पेशल ब्रांच के लोग, पुलिस के लोग उसमें हत्या में प्रयुक्त हथियार को बरामद नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चिंता की बात है। मुजफ्फरपुर क्राइम कैपिटल बना हुआ है। विवेश जी, आपसे हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, मुजफ्फरपुर के नब्ज को समझते रहेंगे। चुनाव करीब आ रहा है। आज आपने बहुत सारी बातें बताई, उम्मीदवारों के बारे में बताए, दावेदारों के बारे में बताए, इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बारे में बताए। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।